जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम आरआरबी एएलपी में जो भी साइंस के क्वेश्चन पूछे गए थे प्रीवियस पेपर के, उनमें हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे और उनके आंसर भी देखेंगे। आज जो हम क्वेश्चन देखेंगे वो है 9 अगस्त 2018 शिफ्ट सेकंड में जो पूछे गए थे। 9 अगस्त को जो पूछे गए थे, 9 अगस्त का जो पेपर लगा था, उनमें जो सेकंड शिफ्ट है उसमें सभी में जितने भी क्वेश्चन आए थे साइंस के वो देखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए, पहला हमारा सवाल है कि एफ फोकल दूरी वाले एक उत्तल दर्पण को द्रव्य या अपवर्तनांक म्यू बराबर 4/3 में डुबाया जाता है तो द्रव्य में दर्पण की फोकल दूरी होगी। अर्थात हमारे पास एक उत्तल दर्पण है और उसकी फोकस दूरी है एफ। फोकस दूरी कितनी है? एफ। हमारे पास एक उत्तल दर्पण है और इसकी फोकस दूरी है एफ। अब हमारे पास इसको द्रव के अंदर डुबाते हैं जिसका अपवर्तनांक है 4/3। जब द्रव के अंदर डुबाया जाता है तो द्रव में दर्पण की फोकल दूरी होगी। जब इस दर्पण को, अब हम मान लेते हैं इसको द्रव के अंदर डुबा दिया, तो अब इसमें जो फोकस दूरी है उसका मान क्या होगा? तो पहला है 4/3f, दूसरा है 3/4f, 3 है 7/3f और फोर्थ है f। तो इसकी फोकस दूरी में क्या परिवर्तन होगा? देखो, अगर हमारे पास कोई दर्पण है, दर्पण की जो साइज है, जैसे अगर हमारे पास कोई भी दर्पण है, अब चाहे हम उसको या तो हवा में ले लें या उसको जल के अंदर डाल दें, तो उसका जो साइज़ है वो हमेशा फिक्स रहता है। अगर साइज़ फिक्स रहती है तो उसकी जो फोकस दूरी है वो भी हमेशा क्या रहेगी? फिक्स, क्योंकि ये कम ज़्यादा कभी नहीं होगी। तो अब द्रव के अंदर डुबाया जाता है तो इसकी फोकस दूरी जो पहले f थी अब भी वही रहेगी। तो फोकस दूरी में कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है f, अब चाहे इसको अगर हम किसी भी द्रव के अंदर डालेंगे तो इस दूरी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये था हमारा पहला सवाल। आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2। फिर है रनवेटर के नोट्स सूक्ष्म छिद्र हैं जो रिक्त स्थान में पाए जाते हैं। तो ये जो नोट्स हैं सूक्ष्म छिद्र, ये कहाँ पाए जाते हैं? रनवेयर का मतलब हो गया जैसे हमारे पास कोई तंत्रिका कोशिका है, तंत्रिका कोशिका, ये इसका प्रथम भाग हो गया, इसको कोशिका काय भी बोलते हैं, कोशिका काय। ये जो द्वितीय भाग है, ये लंबा सिरा, इसको बोलते हैं तंत्रिकाक्ष, तंत्रिकाक्ष। और अंतिम भाग में यहाँ पर ऐसे सिराएं निकले रहते हैं, इनको बोलते हैं अंतिम सिरा, अंतिम सिरा। अभी पूछा क्या है कि जो सूक्ष्म छिद्र है, नोट्स सूक्ष्म छिद्र, ये कहाँ पाए जाते हैं? देखो, ये जो तंत्रिकाक्ष हैं, ये इनके ऊपर आवरण पाए जाते हैं माइलिन प्रोटीन का। ये जो ऊपर आवरण दिख रहा है ये माइलिन प्रोटीन का होता है, माइलिन प्रोटीन। अब इनके अंदर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इन्हीं को बोलते हैं नोट्स सूक्ष्म छिद्र। अब ये कहाँ पाए जाते हैं? ये तंत्रिकाक्ष, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एक्सोन, अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको? एक्सोन। तो ये कहाँ पाए जाते हैं? तंत्रिकाक्ष वाले भाग में या एक्सोन वाले भाग में। तो इसमें आ जाएगा ये माइलिनेटेड एक्सोन। माइलिनेटेड मतलब माइलिन युक्त पदार्थ है उनके ऊपर, और एक्सोन भाग में पाया जाता है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 2। आशा करता हूँ कि यह भी समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा मृत पोषित है? मृत पोषित का मतलब हो गया कि जो सड़ी गली वस्तुओं से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। जो सड़ी गली जो वस्तुएं हैं उनसे जो पोषण प्राप्त करता है वो कौन करता है? कबूतर, ये भी नहीं करता, ठीक है। फिर है शैवाल, ये भी नहीं करता। मनुष्य, ये भी नहीं करता। मशरूम, तो मशरूम जैसे जिसको हम छतरी भी बोलते हैं, सांप की छतरी, जैसे गोबर वोबर उनके पास पाई जाती है ऐसे, तो इसको बोला जाता है मशरूम या छत्रक, मशरूम या छत्रक। तो ये जो हमारे पास मशरूम या छत्रक है, इनका पोषण कैसे होता है? जो भी इनके पास सड़ी गली वस्तुएं होंगी उनसे ये अपना पोषण प्राप्त करते हैं, तो मृत पोषित पदार्थ हो गए। तो कौन सा उदाहरण हो जाएगा? मशरूम। आशा करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। कि जब एक परिपथ में कई प्रतिरोधों को श्रृंखला में जोड़ा जाता है, एक परिपथ है और हमारे पास बहुत सारे प्रतिरोध हैं,
उनको एक श्रृंखला में, श्रृंखला का मतलब सीधी रेखा में जब जोड़ा जाता है तो प्रत्येक प्रतिरोधक के पार विद्युत धारा का मान होगा। तो मान लेते हैं हमारे पास ये बहुत सारे प्रतिरोध हैं, 1 2 3 4, इनको हम परिपथ में जोड़ रहे हैं। इसको अगर हम बैटरी से जोड़ दिया, ये प्लस और ये माइनस, तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो अब इसमें से बताना है विद्युत धारा का मान। तो ये देखो, इनको हम एक श्रृंखला के अंदर जोड़ रहे हैं, तो विद्युत धारा का मान यहाँ पर I था, तो यहाँ पर भी I होगा, आगे भी I होगा, आगे भी I होगा। तो इसका मतलब है विद्युत धारा का मान सभी जगह क्या रहेगा, समान। कब? जब वो अगर श्रृंखला में जुड़े हुए हैं। अगर ये समांतर क्रम में जुड़े रहते तो विद्युत धारा का मान अलग अलग हो जाता। तो विद्युत धारा का मान सभी जगह क्या रहेगा, समान रहेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा कि जब एक परिपथ में कई प्रतिरोधों को श्रृंखला के अंदर जोड़ा जाता है तो प्रत्येक प्रतिरोधक के पार विद्युत धारा का मान समान होगा। यानी कि यहाँ पर भी, जैसे यहाँ पर विद्युत धारा का मान 5 एम्पियर है, तो आगे वाले पर भी 5 ही रहेगा, इसे आगे वाले पर भी 5 ही रहेगा और आगे वाले पर भी 5। लेकिन अगर श्रृंखला के अंदर विभव की बात करें तो विभव का मान सभी जगह अलग अलग हो जाएगा। इस पर V1 आ जाएगा, इस पर V2, इस पर V3। तो ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास श्रेणी क्रम है तो वहाँ पर धारा का मान समान, विभव का मान अलग अलग। अगर पार्श्व क्रम है तब ये उल्टा हो जाएगा, धारा का मान अलग अलग और विभव का मान समान हो जाएगा। तो क्लियर है ये भी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। फिर है, निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध पिघले हुए अयस्क से उच्च अभिक्रियाशीलता वाली धातुएं प्राप्त की जाती है। देखो, जब धातुओं को प्राप्त करते हैं तो धातुओं को पहले हम 3 भागों में बांटते हैं। एक तो उच्च अभिक्रियाशील धातुएं, मतलब जो बहुत ही अभिक्रियाशील धातुएं होती है। फिर है मध्यम वर्गीय धातुएं, जो बहुत उससे कम अभिक्रियाशील धातुएं। और एक है निम्न अभिक्रियाशील धातुएं। तो इनकी बात हो रही है यहाँ पर कि जो उच्च अभिक्रियाशील धातुएं, मतलब तीव्र गति से अभिक्रिया कर लेती है। अगर ये उच्च अभिक्रियाशील धातुएं, इनको कैसे प्राप्त करते हैं? तो इनको हम प्राप्त करते हैं विद्युत अपघटन विधि के द्वारा। विद्युत अपघटन विधि के द्वारा। विद्युत अपघटन विधि क्या होती है? अगर यहाँ पर हम कोई भी विलयन ले लेते हैं जिसका हमको विद्युत अपघटन करना है, इसमें 2 छड़ डाल देते हैं, एक एनोड और एक कैथोड। इनको बैटरी से जोड़ देते हैं और विद्युत धारा प्रवाहित कर देते हैं। तो विद्युत धारा जब प्रवाहित करते हैं तो ये जो एनोड है ये छड़ पतली हो जाती है और कैथोड वाली मोटी होती जाती है। ठीक है, धातुएं यहाँ से निकलती जाती हैं। अगर जैसे मान लो यहाँ पर NaCl है, NaCl, तो ये जो सोडियम, अगर इसका सोडियम क्लोराइड का गलित अवस्था में ले लें या इसको हम द्रव अवस्था में ले लें, गलित अवस्था में, तो ये क्या होगा कि एक से तो क्लोरीन गैस बाहर चली जाएगी और दूसरे पर ये सोडियम धातु जमा होती जाएगी। सोडियम क्या है यहाँ पर? उच्च अभिक्रियाशील धातु। तो ध्यान रखना है, उच्च अभिक्रियाशील धातुओं का जो प्राप्त की जाती है वो विद्युत अपघटन विधि के द्वारा प्राप्त किया जाता है। और जो मध्यम वर्गीय धातुएं होती है, जो थोड़े कम अभिक्रियाशील धातुएं होती हैं, उनसे या तो इनको निस्तापन या भर्जन के द्वारा प्राप्त किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। फिर है 9 अगस्त को एक और क्वेश्चन पूछा गया था। ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये सब जो 9 अगस्त 2018 शिफ्ट सेकंड है उसमें क्वेश्चन पूछे गए थे कि ऋणात्मक त्वरण किसके विपरीत होता है, किसके विपरीत दिशा में होता है ऋणात्मक त्वरण। पहले तो ये देखते हैं कि त्वरण क्या होता है। त्वरण का मतलब हो गया वेग में परिवर्तन की दर। अर्थात जैसे अगर मान लो किसी भी वस्तु का पहले वेग कुछ और था और कुछ समय बाद उसका वेग कुछ और हो गया। अगर वेग पहले जैसे u है, बाद में v है, अगर वेग बढ़ जाता है, वेग बढ़ जाता है, जैसे u यहाँ पर 10 था और ये 30 हो गया, तो कितना बढ़ गया? 20। तो ये कुछ ना कुछ समय में भी बढ़ा होगा, समय यहाँ पर हम t मान लेते हैं। तो ये जो वेग में परिवर्तन की दर है, इसी को क्या कहा जाता है? त्वरण कहा जाता है। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। अगर वेग बढ़ रहा है तब तो होगा ये धनात्मक त्वरण। कौन सा होगा? धनात्मक त्वरण। अगर वेग घट रहा है, जैसे पहले 30 था, फिर आपने ब्रेक लगाए, इसकी स्पीड कम हो गई, अर्थात 10 पर आप चलाने लग गए, तो कम होना, तो इसका मतलब है नेगेटिव, ऋणात्मक त्वरण। स्पीड का कम होना ऋणात्मक और स्पीड का बढ़ जाना धनात्मक। इसमें पूछा है कि ऋणात्मक त्वरण किसके विपरीत दिशा में होता है। किसके विपरीत दिशा में होगा? तो ये वेग के विपरीत दिशा में, हाँ इसमें होगा,
इसमें बल की तो बात ही नहीं हो रही। त्वरण जो है वेग में परिवर्तन की दर होता है, और वेग अगर कम हो रहा है तो इसका मतलब कौन सा त्वरण है, वो ऋणात्मक त्वरण है। तो वेग के विपरीत दिशा में, ठीक है, यहाँ पर दूरी भी नहीं होगा और संवेग भी नहीं होगा। अच्छा, बल का सूत्र क्या होता है, F बराबर m इंटू ए। ए क्या है यहाँ पर, त्वरण है, ए क्या है, त्वरण, और m क्या है, उस वस्तु का द्रव्यमान, अर्थात द्रव्यमान और त्वरण का जो गुणनफल है, इसी को हम क्या कहते हैं, बल कहते हैं। दूरी का मतलब है कि कोई वस्तु के अगर यहाँ पर है ए बिंदु पर, और कुछ समय बाद इसकी स्थिति में परिवर्तन हो गया और ये बी बिंदु पर आ गया, तो ये जो कुल पथ की लंबाई है यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने, इस पथ की लंबाई को ही हम क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। फिर है संवेग का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पर दो शब्द है, सह का मतलब होता है सहती, और सहती का मतलब क्या होता है, द्रव्यमान। सहती का मतलब क्या होता है, द्रव्यमान। फिर वेग इंटू वेग, तो द्रव्यमान और वेग का जो गुणनफल है, इसी को हम क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल, तो सूत्र क्या हो जाएगा, संवेग को P से भी व्यक्त करते हैं, तो P बराबर द्रव्यमान को M से और वेग को V से, तो P बराबर क्या आ जाएगा, M इंटू V, ये फॉर्मूला आ जाएगा। क्लियर हो गया होगा ये भी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जिन पौधों में विभेदित पादप शरीर नहीं होता वे किस समूह के होते हैं, ये बायोलॉजी का आ गया कि अर्थात जो पादप हैं उनके शरीर नहीं होता या उनमें विभेद नहीं कर पाते, जैसे जड़ है, तना है, पत्ती है, इनमें अगर हम विभेद नहीं कर पाते हैं तो वे जो पौधे हैं वो कौन से समूह में रखे जाएंगे, वे रखे जाएंगे थैलोफाइटा समूह में। कौन से में, थैलोफाइटा समूह के अंदर। थैलोफाइटा समूह के अंदर कौन से पौधे आते हैं, जिनके अंदर हम तना, पत्ती आदि में विभेद नहीं कर पाते, बहुत छोटे छोटे होते हैं, और इनमें सहवनी उत्तक भी नहीं पाए जाते, ये भी ध्यान रखना है, कई बार पूछ लिया जाता है सहवनी उत्तक। सहवनी उत्तक कितने प्रकार के होते हैं पेड़ पौधों में, वैसे तो दो प्रकार के, जैसे जाइलम और फ्लोएम, अच्छा, जाइलम और फ्लोएम का कार्य क्या है, देखो जाइलम से हमको जल याद रखना है, जल जो है जड़ से लेकर शरीर के जो भी हमारे पास पादप है उनके ऊपरी भागों तक पहुंचाना जाइलम का कार्य। तो फ्लोएम यानी फल यानी भोजन, जो पत्तियां भोजन बनाती है वो भोजन को पेड़ पौधों के सभी भागों तक पहुंचाने का काम किसका होता है, फ्लोएम का होता है। ये थैलोफाइटा में नहीं पाए जाते दोनों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये न्यूमेरिकल है फिजिक्स का, आजकल न्यूमेरिकल भी बहुत ज़्यादा पूछे जाने लगे हैं फिजिक्स के अंदर। कि 4 किलोग्राम की वस्तु क्षैतिज रूप से 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से आगे बढ़ रही है। इसकी गति को 10 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ाने के लिए इस वस्तु पर कुल किए जाने वाले कार्य की आवश्यक मात्रा क्या है। हमारे पास कोई एक वस्तु है, उसका द्रव्यमान है 4 किलोग्राम, वह चल रही है, कितने वेग से चल रही है, पहले 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से बढ़ रही है। अब हमने उसकी स्पीड बढ़ा दी, तो ये जो स्पीड है वो कितनी बढ़ गई, 10 मीटर प्रति सेकंड। तो ये जो स्पीड बढ़ाई है इसमें हमने इसमें कितना कार्य किया, ये पूछा गया है इसमें, कि स्पीड को बढ़ाने में 5 से जब हमने 10 की तो कितना कार्य करना पड़ा। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर जो भी हमको दिए होते हैं उनको हम नोट करते हैं कि यहाँ पर 4 किलोग्राम द्रव्यमान दे रखा है, तो m बराबर हो गया 4 किलोग्राम, m बराबर 4 किलोग्राम। फिर है ये प्रारंभिक वेग है, प्रारंभ मतलब पहले, जो पहले से चल रही है, उसको हम लिखते हैं u से, u बराबर 5 मीटर प्रति सेकेंड। अंतिम में कितना हो गया, अंतिम में हो गया, ये रखा है यहाँ पर 10 मीटर प्रति सेकेंड तक, तो v से लिखते हैं इसको 10 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। तो किए जाने वाले कार्य की आवश्यकता, कार्य E के, काइनेटिक एनर्जी कार्य, ठीक है। तो ये हमको पूछा गया है। तो अब जो कार्य का जो फॉर्मूला होता है ऊर्जा के रूप में, तो E के बराबर होता है 1/2 m v² - u²,
ये फॉर्मूला होता है। अगर हमारे पास यहाँ पर प्रारंभिक वेग अगर 0 होता, मान लेते हैं कि वो चल ही नहीं रही है अभी तक, तो u का मान यहाँ पर क्या हो जाता है 0। तब ये जो हमारे पास ऊर्जा का मान कितना आ जाता है, गतिज ऊर्जा का मान 1/2 mv²। और गतिज ऊर्जा का सूत्र भी ये होता है 1/2 mv²। वैसे पूरा ये होता है, और 1/2 mv² कब आता है, जब u का मान क्या हो 0, अर्थात प्रारंभिक मान क्या हो 0। तो जब भी अगर अब हमको ये फॉर्मूला पता हो गया, फिर इकाई का ध्यान रखते हैं। इकाई का मतलब हो गया, जैसे वेग है, वेग मीटर प्रति सेकंड में होना चाहिए। द्रव्यमान है, ये किलोग्राम में होना चाहिए। तो यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड पहले से है और किलोग्राम दे रखा है। अगर ग्राम होता तो किलोग्राम में हम कन्वर्ट कर लेते। तो जब ये फॉर्मूला लगाएंगे तो E के बराबर 1/2 इंटू वैल्यू रख देंगे सभी, m का मान है 4, कोष्टक v² माइनस u²। तो v² पहले 10 है, तो 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 2 गुणा 4 ये तो हो गया 2। E के बराबर कितना आ गया 2, कोष्टक 10 का स्क्वायर होता है 100 और 5 का स्क्वायर होता है 25। तो E के बराबर कितना आ गया 2 गुणा 100 माइनस 25, ये होता है 75। और तो 75 गुणा 2 कितना हो गया 150। अच्छा कार्य है, कार्य का मात्रा क्या लगा देंगे जूल, 150 जूल। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 150 जूल, पहला आंसर। ठीक है, क्लियर है। तो देखो इसमें हमने क्या किया है कि पहले द्रव्यमान दे रखा था तो m बराबर 4 किलोग्राम रख दिया। फिर है यहाँ पर प्रारंभिक वेग u का मान 5 मीटर प्रति सेकंड था, और अंतिम जो वेग है वो 10 मीटर प्रति सेकंड था। और इसमें पूछा था किया गया कार्य। तो गतिज ऊर्जा, क्योंकि गति कर रही है तो गतिज ऊर्जा आएगी। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/2 mv² माइनस u²। सभी वैल्यू इसके अंदर हमने पुटअप कर दी और अंत में कितना आ गया 150 जूल। आशा करता हूँ कि यहाँ तक ये शायद आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है, कई बार ये एग्जाम में पूछ लिया गया है। NH4 का होल ट्वाइस SO4 अणु में कितने परमाणु उपस्थित होते हैं अमोनियम सल्फेट में। अमोनियम सल्फेट में परमाणु कितने हैं, तो परमाणु कितने हैं, तो ये देखो हम, ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो परमाणु कितने, देखो ये जो NH4 का होल ट्वाइस है, इसका मतलब है ये 2 बार है। NH4 कितनी बार है 2 बार, अर्थात यहाँ पर अगर 2 बार इसको लिखेंगे तो नाइट्रोजन के जो पूरा कोष्टक NH4 पे है, तो 2 जो बाहर है वो नाइट्रोजन का भी 2 है, इससे H4 का भी 2 गुना हो जाएगा। देखते हैं सबसे पहले NH4 का होल ट्वाइस को देख लेते हैं। NH4 और इसका होल ट्वाइस। होल ट्वाइस का मतलब होगा ये 2 बार है, ऐसे NH4 और NH4। ठीक है, इसको 2 बार लिख सकते हैं अगर 2 बार है तो। जैसे O2 है, O2 को भी हम ऐसे लिखते हैं ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, 2 बार है। 3 बार होगा तो 3 बार लिख देंगे। तो परमाणु पूछा है हमको कितने परमाणु है, तो दिए तो अमोनियम को लिख दिया हमने 2 बार, और फिर है SO4 और है SO4। तो टोटल काउंट कर लेते हैं। देखो नाइट्रोजन देख लेते हैं पहले, नाइट्रोजन कितने हैं, यहाँ पर 1 2 नाइट्रोजन कितने हो गए 2। चलो ठीक है, फिर आ जाओ हाइड्रोजन पर। अब हाइड्रोजन कितने हो गए, हाइड्रोजन 4 इधर है और हाइड्रोजन 4 इधर है, 4 4 8 हो गए। हाइड्रोजन कितने हो गए 8। और कुछ रहा क्या, सल्फर। सल्फर देख लेते हैं। सल्फर की यहाँ पर संख्या केवल 1 की है। ठीक है, ये 4 मत ले लेना, ये 4 ऑक्सीजन की है, सल्फर की कितनी है केवल यहाँ पर 1। अब आ जाओ ऑक्सीजन पर। तो ऑक्सीजन टोटल कितने हैं यहाँ पर, ये रहा O4। ऑक्सीजन कितने हैं 4 है। ठीक है, तो कितने हो गए टोटल परमाणु, कितने हो गए 8 2 10 और 11 4 15। तो कितने हैं टोटल यहाँ पर 15। तो देखो यहाँ पर देख लेते हैं फिर से। नाइट्रोजन हो गए 2, हाइड्रोजन 4 इधर और हाइड्रोजन 4 इधर, 4 4 8। हाइड्रोजन हो गए 8 और नाइट्रोजन 2 10। 10 के बाद में 4 ऑक्सीजन ये रहा 14 और 1 सल्फर ये रहा, टोटल कितने हो गए 15। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा इसका आंसर 15। क्लियर है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। उस धातु का नाम बताइए जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। यह भी पूछा गया था और शायद उम्मीद करता हूँ ये तो आप सभी को आता होगा कि ऐसे धातु जिसको चाकू से हम आसानी से काट सकते हैं। क्या तांबे को आप काट सकते हैं, तांबे के वायर हैं, इसको नहीं काट सकते। ठीक है,
सोना भी हमने देखा आभूषण के अंदर काम में लेते हैं, इसको भी हम नहीं काट सकते। एल्यूमिनियम के जैसे दरवाजे वगैरह बनाए जाते हैं, इसको भी हम नहीं काटते चाकू से। रह कौन गया? सोडियम। तो ये एक ऐसी धातु और भी है सोडियम के अलावा, ठीक है, जैसे पोटेशियम है, लिथियम है, इनको भी हम आसानी से काट सकते हैं। कुछ धातुएं ऐसी होती है अगर आप उनको हथेली पर लेंगे तो वो पिघलना शुरू कर देगी, ठीक है, हमारे शरीर के ताप से पिघलना शुरू कर देती है। गैलियम वगैरह धातु होती है। तो देखो सोडियम धातु ऐसी होती है जिसे हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं, लेकिन इसको हमेशा केरोसिन तेल के अंदर रखा जाता है। ये भी ध्यान, कई बार पूछा जाता है कि सोडियम धातु को किस में रखा जाता है? केरोसिन तेल के अंदर। क्यों? क्योंकि ये जो सोडियम है अगर ये मुक्त अवस्था में पाई जाती है तो मुक्त अवस्था के अंदर या फिर जल के अंदर जैसे H2O है, बाहर ऑक्सीजन है, इनके संपर्क में आकर ये तुरंत आग पकड़ लेती है। तो इसलिए ये आग ना पकड़े, ये दुर्घटना ना हो, इससे बचने के लिए इसे किसके अंदर डुबो कर रखते हैं? सोडियम तेल, केरोसिन तेल के अंदर रखा जाता है। आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन तो शायद सभी को आता होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सर्च लाइट का परावर्तक क्या होता है? सर्च लाइट ये प्रकाश वाले चैप्टर से है कि जो सर्च लाइट का मतलब हो गया जो खाद्यान्नों के अंदर के जाते हैं, जो उनके पास टॉर्च होती है, सर्च करते हैं अंदर, तो उनका जो परावर्तक है वो जो है कौन से दर्पण होता है हमारे पास? उसमें समतल दर्पण होता है कि अवतल दर्पण होता है, बेलनाकार दर्पण होता है या उत्तल दर्पण होता है? तो उसके अंदर जो होता है ना वो होता है अवतल दर्पण, ठीक है। तो सर्च लाइट के अंदर कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण के अंदर। और उत्तल दर्पण का कहाँ किया जाता है? जो एटीएम वगैरह होते हैं, एटीएम, तो ये जो ऊपर से ऐसे उभार वाला जो दर्पण है पीछे के दृश्य देखने के लिए, ठीक है, वहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है। सड़क किनारे जो लैंप लगे रहते हैं प्रकाश को फैलाने के लिए, ठीक है, तो इनमें भी इसका उपयोग किया जाता है उत्तल दर्पण का। और समतल दर्पण जो है इसका पेरिस्कोप में किया जाता है। पेरिस्कोप। अब पेरिस्कोप क्या होता है? पेरिस्कोप का मतलब एक ऐसा यंत्र होता है जिसमें दो समतल दर्पण 45 डिग्री के कोण पर रखे होते हैं। कितने डिग्री पर? 45 डिग्री। अब इसका उपयोग किसमें किया जाता है? जैसे बंकर में कोई सैनिक छिपे हैं उनको देखने के लिए, ठीक है, या फिर समुद्र में जो भी वस्तुएं हैं उनको देखने के लिए। अब देखा कैसे जाता है मैं थोड़ा सा बता देता हूँ यहाँ पर कि 45 डिग्री पर कैसे। मान लो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इतनी ऊंचाई की दीवार है और यहाँ पर एक सैनिक है। अब इसको इधर अगर देखना है कि इधर कौन है और मान लो इससे ऊपर नहीं जा पाता तो ये क्या करेगा कि एक ऐसा यंत्र होता है, थोड़ा बेलनाकार होता है ऐसे। अब इसके अंदर ऐसे दो कट होते हैं और इसी पर 45 डिग्री पर रखा जाते हैं, 45 डिग्री पर ऐसे। अब इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो इधर कोई अगर वस्तुएं हैं तो इससे जो किरणें आएगी ये इससे टकराएगी और फिर ये टकरा कर आएगी नीचे, और नीचे है और ये आसानी से इसमें उसका प्रतिबिंब देख लेता है। तो ये जो दो समतल दर्पण है इसमें कितने डिग्री पर रखे रहते हैं? 45 डिग्री पर, ठीक है। बाकी अगर कभी प्रकाश का चैप्टर होगा तो उसमें डिटेल से समझा देंगे। तब तक आप इतना ध्यान रखें कि समतल दर्पण का उपयोग पेरिस्कोप में, बंकर में छिपे सैनिकों को पता करने के लिए, और ये कितने डिग्री पर होते हैं? 45 डिग्री पर, ठीक है। शायद क्लियर हो गया होगा ये भी क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फिर है न्यूलैंड्स नियम द्वारा अष्टक वर्गीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अंतिम है? जब न्यूलैंड्स ने जब अपना नियम दिया, सबसे पहले डोबेराइनर आया, ठीक, डोबेराइनर, उसके बाद न्यूलैंड्स, उसके बाद मेंडलीफ, और अंतिम में कौन आया था? हेनरी मोजले, 1913 के अंदर हेनरी मोजले। देखो इन तीनों ने जो भी अपना नियम दिया, चाहे वो डोबेराइनर हो या न्यूलैंड्स हो या मेंडलीफ हो, इन तीनों के नियम किस पर आधारित है? परमाणु द्रव्यमान, ये ध्यान रखना है, परमाणु द्रव्यमान। लेकिन जो मोजले ने दिए थे अपनी सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी, ये किस पर आधारित है? परमाणु क्रमांक पर, परमाणु क्रमांक,
तो ये हमको ध्यान रखना है कि डोबेराइनर, न्यूलैंड्स और मेंडलीफ ने जो अपनी सारणी दी वो सब किस पर आधारित थे, परमाणु द्रव्यमान पर, लेकिन जो मोजले ने दी वो परमाणु क्रमांक पर। लेकिन इसमें पूछा कि न्यूलैंड्स ने जो अपना नियम दिया उसमें अंतिम तत्व कौन सा था, तो न्यूलैंड्स ने हाइड्रोजन से शुरू किया और थोरियम पर जाकर उसको समाप्त किया। कहाँ पर, थोरियम। न्यूलैंड्स ने जब अपना नियम दिया तो उसका अंतिम तत्व सारणी में कौन सा था, थोरियम। तो इसमें थोरियम ये रहा ऑप्शन नंबर 2। तो अंतिम तत्व कौन सा था, थोरियम था। ठीक है, पहला तत्व है हाइड्रोजन। और तब तक केवल कितने तत्व ज्ञात थे, अगर ये पूछा जाए न्यूलैंड्स ने जब अपना नियम दिया तब तक कितने तत्व ज्ञात थे, केवल 56। कितने तत्व थे, 56। और अगर ये भी पूछा जाए कि न्यूलैंड्स का नियम कौन से धातु तक या कौन से तत्व तक लागू होता है, तो कैल्शियम तत्व तक। केवल कहाँ तक, कैल्शियम तक ही लागू होता है, जो कि 20 नंबर पर होता है परमाणु क्रमांक के आधार पर। केवल कैल्शियम तक लागू होता है न्यूलैंड्स का, बाकी आगे जाकर ये फेल हो जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा ये भी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान, हाँ ये भी अच्छा क्वेश्चन है। पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान, पहला है भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है, ध्रुव पर सबसे कम होता है, ध्रुव से भूमध्य रेखा की तरफ जाने पर बढ़ता है और ध्रुव और भूमध्य रेखा पर एक समान रहता है। तो पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण की बात करेंगे तो सबसे पहले हमको ये पता करना है कि जो पृथ्वी का जो आकार है वो कैसा होता है। ये पूरा गोल ना होकर ये थोड़ा सा ऐसे अंडाकार होता है, चपटा होता है ऐसे, और जहाँ से चपटा होता है इसको बोला जाता है ध्रुव। इसको क्या बोला जाता है, ध्रुव। और ये जो अंतिम जो यहाँ पर दूरी है केंद्र से, इसको क्या बोला जाता है, भूमध्य रेखा। ठीक है, अगर हम इनको मिलाएंगे यहाँ से तो इसका ये सेंटर आ जाएगा, पृथ्वी का केंद्र मान लेते हैं इसको, केंद्र। तो अब देखो यहाँ से ये दूरी कम है, ध्रुव की दूरी क्या है, कम, आर ध्रुव। और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो दूरी है इसको मान लेते हैं आर भूमध्य। अब हमको ये पता करना है, यहाँ पर बताओ कि आर ध्रुव कम है या आर भूमध्य ज़्यादा है। आर भूमध्य ज़्यादा है किससे, आर ध्रुव से। गुरुत्वीय त्वरण का मान, गुरुत्वीय त्वरण को लिखा जाता है स्मॉल जी। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण का मान, तो जी का मान है वो कहाँ पर ज़्यादा होगा और कहाँ पर कम होगा। तो कहाँ पर ज़्यादा होगा, देखो तो ये जो गुरुत्वीय त्वरण का मान है, खींचने की जो क्षमता है, तो जितनी दूरी कम होगी वो उसी को उतनी ज़्यादा पावर से खींचेगा। तो दूरी कम कौन से की है यहाँ पर, तो ये है ध्रुव की, और यहाँ से दूरी अधिक है। तो जिसकी दूरी कम होगी, जैसे जी का मान है, अगर वस्तु खींचेगी तो जितनी दूरी कम होगी वो तीव्र गति से खींचेगी, और जितनी दूरी अधिक होगी तो उसमें गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या हो जाएगा, कम। तो इसका मतलब है कि ध्रुवों पर जो जी का मान है वो ज़्यादा है, जबकि भूमध्य रेखा पर जो जी का मान हो थोड़ा क्या है, कम। क्यों, क्योंकि इसकी लेंथ क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला भी होता है, अगर इससे भी देख सकते हैं, जी बराबर होता है कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये जब गुरुत्वाकर्षण चैप्टर जब हम पढ़ेंगे तब उसके अंदर देखेंगे, स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी एम। अब देखो बात यहाँ पर आर क्या है, दूरी है, तो हमको पता है ये इन्वर्स है, एक दूसरे के उल्टे हैं। अगर आप आर का मान बढ़ाते हैं, दूरी का मान बढ़ाते हैं, तो वहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा, कम। तो यहाँ पर आर का मान बढ़ाया तो जी का मान कम। अगर आप आर का मान यहाँ पर कम करते हैं तो जी का मान फिर क्या होगा, ज़्यादा। आर का मान कम है, जी का मान ज़्यादा है। तो इनमें से देखो भूमध्य रेखा पर तो कम होगा, जबकि ध्रुव पर क्या होगा, ज़्यादा। तो देख लेते हैं, भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है, तो भूमध्य रेखा पर कम वाला ये अभी तक सही है, जैसा हमने देखा। ध्रुव पर सबसे कम होता है, नहीं, ध्रुव पर तो इससे ज़्यादा होता है, तो ये कथन क्या हो गया, गलत है। ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ जाने पर बढ़ता है, ध्रुव से कहाँ जा रहे हैं, भूमध्य रेखा। तो देखो ध्रुव, और अगर आप भूमध्य रेखा इस तरफ जा रहे हैं तो आप खुद बताओ, पहले तो ज़्यादा था, जब अगर आप इधर जाएंगे दूरी बढ़ेगी तो जी का मान कम होता जाएगा। और यहाँ पर क्या दे रखा है कि ध्रुव से भूमध्य रेखा की तरफ जाने पर बढ़ता है, जबकि भूमध्य रेखा पर तो क्या हो रहा है, कम। तो ये कथन भी क्या हो गया, गलत है। ध्रुव और भूमध्य रेखा पर एक समान होता है, कहीं यहाँ का जो जी का मान है, यहाँ का जी का मान है कि समान है, नहीं, अलग अलग है। तो ये कथन भी क्या हो गया, गलत। तो इसका मतलब है पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान भूमध्य रेखा पर तो क्या होता है, सबसे कम, और ये जो कम दूरी है ध्रुव, ध्रुव पर क्या होता है, सबसे ज़्यादा।
पृथ्वी के केंद्र पर अगर हम आ जाएंगे तो जी का मान यहाँ पर अगर बात करें तो 0 ही हो जाता है, पृथ्वी के केंद्र पर 0। आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। संवेग को किसके गुणनफल के रूप में मापा जाता है? संवेग को अभी पहले देखा भी था इसको, ये शायद ऑप्शन में आया था संवेग वाला। तो संवेग, संवेग का मतलब क्या होता है? स का मतलब द्रव्यमान और ये वेग, द्रव्यमान और वेग। तो इसका मतलब है द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? संवेग। ये रहा द्रव्यमान और त्वरण। तो द्रव्यमान यानी कि m इंटू त्वरण को लिखते हैं एस। m इंटू ए क्या होता है? ये फोर्स होता है, ठीक है। ये द्रव्यमान और जड़त्व, ये अलग अलग राशि होती है। और फिर है द्रव्यमान और बल, m इंटू एफ, ये भी नहीं होता। तो संवेग क्या होता है? द्रव्यमान और वेग का गुणनफल, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है डाटा? ये जो सब क्वेश्चन है वो सब 9 अगस्त सिर्फ सेकंड के पूछे हुए हैं साइंस के, ठीक है। फिर है मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों के गुणों को उनके रिक्त स्थान का आवर्तिक फलन माना जाता है। तो अभी हमने देखा था, जो मेंडलीफ था उसने जो अपनी आवर्त सारणी दी थी वो किस आधार पर दी थी? परमाणु द्रव्यमान के आधार पर। तो परमाणु द्रव्यमान ये रहा ऑप्शन नंबर 2, परमाणु द्रव्यमान के आधार पर। परमाणु संख्या के आधार पर किसने दी थी? परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक ये दी थी मोजले ने। ये क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। हेनरी मोजले, पूरा नाम क्या था इसका? हेनरी मोजले। तो परमाणु संख्या के आधार पर तो मोजले ने, और परमाणु द्रव्यमान के आधार पर मेंडलीव, न्यूलैंड्स और डोबे राइनर ने दिया था। क्लियर है? चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दीजिए। आगे जो भी हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे उसमें भी हम जितने भी जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस एग्जाम के अंदर जो पूछे गए हैं वो लाएंगे। अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न होता है, अलैंगिक प्रजनन में होते हैं। अरे पहले तो प्रजनन की कितनी विधियां होती है? 2। एक तो है अलैंगिक और एक होती है लैंगिक। अलैंगिक और लैंगिक का मतलब क्या होता है? अलैंगिक का मतलब हो गया जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है, और लैंगिक जनन का मतलब हो गया जिसमें कितने जीव भाग लेते हैं? 2 जीव भाग लेते हैं। तो अलैंगिक जनन की बात हो रही है यहाँ पर कि जैसे अगर एक जीव भाग लेगा, जैसे हम एक उदाहरण से समझते हैं, जैसे अमीबा है एक छोटा सा, ठीक है। ये अमीबा है, अगर आप अमीबा को ऐसे काट देंगे 3-4 भागों में तो 3-4 नहीं बन जाएगी, 3-4 अमीबा नहीं बन जाएगी। जैसे 1 से 2 अगर विखंडन करेंगे तो भी ये 1 से 2, 2 से 4 बन जाएगी। तो ये देखो जो नई हमारे पास अमीबा बनी है ये जो है बिल्कुल जो पहले वाली जो अमीबा थी उसके समान होगी, बिल्कुल उसी के समान, कोई उसमें भिन्नता नहीं होगी, बहुत ही नगण्य होगी। तो इसका मतलब है कि अलैंगिक जनन के अंदर जो हमारे पास जिसको हम मातृ कोशिका बोलते हैं, पहले मातृ कोशिका, तो अगर हमारे पास कोई नई पीढ़ी आती है तो इनमें जो है गुणों में ज़्यादा भिन्न नहीं होता। तो इसके जितने भी गुण हैं वो मातृ कोशिका के समान होते हैं। तो ये जो संतति है ना वो अपनी माता के समान होती है, लेकिन लैंगिक प्रजनन में अलग अलग होती है। जैसे 2 जीव भाग लेते हैं, जैसे नर और मादा, पुरुष और महिला। अब हम देखते हैं उनका जो बच्चा है बिल्कुल उन्हीं के जैसा नहीं होता, थोड़ा सा अलग होता है, थोड़ा सा अलग होता है। तो लैंगिक प्रजनन में भिन्नता ज़्यादा होती है और अलैंगिक प्रजनन में भिन्नता बहुत ही कम होती है। भिन्नता का मतलब अलग अलग। इसका मतलब है ऐसे समझ सकते हैं हम अलैंगिक प्रजनन को कि अब जब हम जीरोक्स करवाते हैं या फोटोकॉपी करवाते हैं तो सेम उसी के जैसे आती है कॉपी। तो बस यही है कि फोटोकॉपी का काम होता है अलैंगिक प्रजनन में। किसका काम होता है? फोटोकॉपी का। तो इसमें देखो अब अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है? युग्मक के नाभिक द्रव्य युग्मक प्रजनन से उत्पन्न संतति भिन्नता दर्शाती है और नए जीव आनुवांशिक रूप से माता पिता के समान। तो ये देखो जो नया जीव बनता है आनुवांशिक रूप से किसके समान बनेगा? माता पिता के समान। ठीक है, क्लियर हो गया होगा ये भी। ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये देखो कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में लाल चींटियों में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? लाल चींटियों के अंदर कौन सा होता है? फार्मिक अम्ल। इसको मेथेनोइक भी बोलते हैं, दूसरा नाम ध्यान रखना मेथेनोइक अम्ल। फार्मिक अम्ल को और क्या बोला जाता है? मेथेनोइक अम्ल। ठीक है, और बाकी जो मैलिक अम्ल है, ओक्जेलिक। मैलिक किसमें पाया जाता है? सेब।
मैली किस में पाया जाता है? सेब। ऑक्जेलिक टमाटर किस में पाया जाता है? टमाटर में, ठीक है। तो ये जो है हमको ध्यान रखना है कि निम्न में से लाल चींटियों के अंदर कौन सा पाया जाता है? फार्मिकिया मेथेनोइक अम्ल। चाहे लाल चींटी हो या बिच्छू हो या डंक हो, जितने भी काटने वाले जीव है, अधिकतर उसमें फार्मिक अम्ल या मेथेनोइक अम्ल ही आएगा। क्लियर हो गया होगा ये भी? कमेंट करके बताओ कि सेशन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, जितने भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं प्रीवियस वो। ब्लीचिंग पाउडर में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? ब्लीचिंग पाउडर, पहले तो ब्लीचिंग पाउडर का हमको फॉर्मूला पता होना चाहिए। ब्लीचिंग पाउडर, जैसे अगर हम बात करें, ब्लीचिंग का होता है CaOH CaOCl2, ठीक है। अब अगर इसको हम पानी के अंदर मिलाएंगे, तो यहाँ से देखो कौन सी गैस बाहर निकलेगी? क्लोरीन, और ये बना लेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कौन सी गैस बाहर निकल रही है? ब्लीचिंग पाउडर में हमारे पास कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जिसको बोलते हैं, ठीक है। इसको विरंजक चूर्ण भी बोलते हैं, ध्यान रखना, विरंजक चूर्ण। तो विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला ये ब्लीचिंग पाउडर का होता है CaOCl2। इसको जब जल के अंदर मिलाएंगे तो क्लोरीन गैस बाहर निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, ऑक्सीजन नहीं, क्लोरीन, हाँ क्लोरीन निकलेगी, और हाइड्रोजन नहीं। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। क्लियर है? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये भी सबसे अच्छा क्वेश्चन है, कई एग्जामों के अंदर पूछ लिया गया है। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? ये ऊर्जा की बड़ी इकाई है, 1 किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट घंटा में होता है या तो 36 × 10⁵ जूल, बोलो 5 जूल, या 3.6 × 10⁶ जूल, ठीक है। अब इन दोनों में से हमको कोई सा भी आंसर मिल सकता है। तो यहाँ पर 3.6 × 10⁶, ये रहा पहला ऑप्शन। ये 10⁵, 3.6 ये नहीं आएगा, 3.6 × 10⁻⁻5 तो बिल्कुल नहीं आएगा, और -6 भी बिल्कुल नहीं आएगा। तो 1 किलोवाट घंटा में कितनी जूल होती है? 3.6 × 10⁶ जूल, ठीक है। ये हमको ध्यान रखना है। विद्युत ऊर्जा का बड़ा मात्रक है, छोटा मात्रक ये जूल है, बड़ा मात्रक किलोवाट घंटा। और किलोवाट घंटा को क्या बोलते हैं? यूनिट भी बोलते हैं, ध्यान रखना, 1 यूनिट। अगर पूछा जाए कि 1 यूनिट में कितनी जूल होती है, तो 3.6 × 10⁶ जूल होती है, ठीक है। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रतिरोध की ऐसा इकाई क्या है? देखो ये भी कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा गया। प्रतिरोध, इसमें दो बात करें विद्युत के चैप्टर में से 2 क्वेश्चन तो आ चुके हैं। एक वो धारा का मान जब समान था। प्रतिरोध की ऐसा मात्रक, जूल नहीं होते, ठीक है। कूलम ये आवेश का मात्रक होता है, आवेश का मात्रक। ये कार्य का मात्रक होता है जूल। और ये विद्युत ऊर्जा को भी अगर इसमें हम बात करें तो इसमें विद्युत ऊर्जा का भी लेंगे। ओम, ये किसका मात्रक होता है? प्रतिरोध का, बिल्कुल सही है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। और ये किसका होता है? बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन, ठीक है। तो देखो कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हो गए हमारे 20 क्वेश्चन, इतने ही थे क्योंकि ये तो फर्स्ट में हमने देख ही लिया था। ये थे आज के हमारे 20 क्वेश्चन, जो कि RRB ALP 9 अगस्त शिफ्ट सेकंड के अंदर पूछे गए थे। तो इस बार भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और फिजिक्स में से भी कुछ न्यूमेरिकल ज़रूर पूछे जाएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट करके बताइए कि अगला जो वीडियो है वो प्रीवियस क्वेश्चन पर ही लाएं, या फिर कोई एक टॉपिक हो अलग से, चाहे वो फिजिक्स का हो या केमिस्ट्री का हो या फिर बायोलॉजी का, ठीक है। वो हम यहाँ पर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।